हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, एक बार फिर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे लास्ट वीडियो में। ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को थोड़ा स्प्रेड कीजिए मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। तो आज थोड़ा वीडियो लंबा है तो हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आज। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए मेटालिक कंडक्टर। चार्जिंग मेथड के बारे में मैंने कूलम लॉ का जो फर्स्ट लेक्चर है वो रिकॉर्ड किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्जिंग का बेसिक मतलब पर्पस क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है और चार्जिंग करते किन किन तरीकों से। एक कंडक्शन मेथड होता है, एक इंडक्शन मेथड होता है, लेकिन सबसे बेसिक बात ये थी कि चार्जिंग का मतलब ये होता है कि या तो किसी ऑब्जेक्ट से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए हैं। राइट, तो देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं, मान लो मेरे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है, कोई रैंडमली शेप्ड मेटालिक कंडक्टर लिया मैंने। अब इस रैंडमली शेप्ड मेटालिक कंडक्टर अभी अनचार्ज्ड है, इसका मतलब ये है कि इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। राइट, चार्जिंग का मतलब ये है कि इस यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ बाहर निकाल दिया, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। चलो अभी मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने वाले प्रोसेस के थ्रू ही बात करूंगा। मान लो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो देखना, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चीज को कैसे देखता है कि तुमने जहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला वहां पे एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, जिसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन नहीं है वो, पूरे क्रिस्टल में पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे जो न्यूक्लियस के अंदर थे, लेकिन तुमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला पूरे क्रिस्टल पे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपेयर में ज्यादा हो गया, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। बट उस डोमिनेंस को हम थ्योरेटिकली दिखाते हैं उस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में एज अ पॉजिटिव चार्ज। वो प्रोटॉन नहीं है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का एग्जैक्टली उल्टा है, बट मास उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। ऐसा रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एक्सप्लेन इसी तरह से करते हैं क्योंकि वो डिफिशियंसी है बेसिकली। क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, वो बाहर थोड़ी आएगा। देखना, अब देखना, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, जहां से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वहां पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। राइट, अब इस पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर बिल्कुल उस बॉडी से निकाले हुए इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, बट उल्टा। जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन अगर राइट वर्ड जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वर्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। अब हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, मतलब माँ बाप ने अपने बच्चों को गलियों में घूमने के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर। तो रैंडम आइडियल गैस की तरह मूवमेंट होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पूरे स्पेस में रैंडमली मूव करता हुआ ही हम दिखाएंगे और उसी से सारी कहानी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखना, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, ये है कि भाई तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें क्या होगा, वो फ्री टू मूव है। और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग सेम नेचर ऑफ चार्ज पे क्या होता है, रिपल्शन लगता है। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे और दूर भागते भागते कहां जाएंगे, सरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो यहां से एक चीज तो हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर ये हो गई कि भाई जब कोई पॉजिटिव चार्ज, जब कोई चार्ज हम किसी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के लिए, यहाँ पे बात एक कंडक्टर की हो रही है, ये बात क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसुलेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, कि तुम कंडक्टर पे जब भी चार्ज दोगे वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी सरफेस पे। तो इस पॉइंट को लिखा जाए बहुत ही सुंदर सी हैंडराइटिंग में, व्हेनेवर चार्ज इज given to a conductor
इट डिस्ट्रीब्यूट्स itself on its सरफेस। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे भी डाउट आते हैं कि सर ये सरफेस से निकल के बाहर क्यों नहीं निकल गया, हवा में क्यों नहीं गया, तो उसमें बहुत सारे और भी आंसर्स हैं। इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है इतना। हाँ, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन को हम मेटल से बाहर निकाल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकालते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन इतना मतलब इजी नहीं है। थोड़ा सा तो हमको कुछ एफर्ट पुट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज तो वैसे है ही थ्योरेटिकल, ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हमने। मान लो इसी कंडक्टर पे मैं इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे देता तो वो सारे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, सरफेस पे। ये एडिशनल चार्ज है, बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि इस पूरी बॉडी के पास यही चार्ज है, नहीं। इस पे जितने मतलब पॉजिटिव चार्ज है और जितने नेगेटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव ज्यादा है, उसको मैंने दिखाया यहाँ पे। और वो ज्यादा जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिनोमिना को कंडक्ट करता है। बाकी सारे चार्ज तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। कि मान लो पहले जब ये कोई भी चार्ज इस पे नहीं था तो इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव था ये। किसी भी पॉइंट पे तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का लिखोगे, नेगेटिव एग्जैक्टली क्या कर देगा, कैंसिल आउट। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस है तो कहानियां बढ़ेंगी। अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, राइट। तो देखना, अब देखना पहली कहानी ये कि भाई यहां से अंदर पे तुमने चार्ज जनरेट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सारा चार्ज कहां चला गया, सरफेस पे, और सेटल हो गया। इसका मतलब मुझे अंदर अब पॉजिटिव चार्ज की कोई भी मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे अंदर अभी भी पॉजिटिव चार्ज की कोई मूवमेंट आउटवर्ड की तरफ ड्रिफ्ट होती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये है कि अंदर वो पॉजिटिव चार्ज पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है। बात समझ रही है? उन पॉजिटिव चार्ज पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दूसरे प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ही भले लगा रहे हो, लेकिन अभी वो एक स्टेबल स्टेट में नहीं आए हैं। ठीक है, वो स्टेट चलता रहा, मतलब वो जाते गए, एक टाइम ऐसा आ गया कि सारे चार्ज अगर इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अब मुझे अंदर के किसी भी स्पेस पे पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड ड्रिफ्ट मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब सारे चार्ज आउटर सरफेस पे क्या आ गए, रेस्ट पे, और मुझे अंदर कोई फर्दर पॉजिटिव चार्ज का ड्रिफ्ट आउटवर्ड सरफेस पे नहीं मिल रहा। इसका मतलब अंदर अभी भी तो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है प्रोटॉन की फॉर्म में, लेकिन उन पे अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाता है। ये पॉइंट में दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई अंदर मुझे अब पॉजिटिव चार्ज का कोई भी आउटवर्ड ड्रिफ्ट मूवमेंट फील नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज अब रखे हुए हैं, हालांकि देखो ये तो एडिशनल पॉजिटिव चार्ज है ना, अंदर तो बहुत सारे चार्जेस अभी भी रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उन पे अब कोई भी मुझे आउटवर्ड ड्रिफ्ट का कोई भी मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। इसका मतलब सारा चार्ज एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेटल हो गया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उस केस में कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं मतलब ये बोल सकता हूँ वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होता है, जीरो। उसका पहला रीजन मैंने तुमको दिया है कि भाई जो भी ये चार्ज पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं, ये बाहर क्यों गए, एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से, एक टाइम के बाद बाहर सेटल हो गए। अब इनमें अंदर कोई भी और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कोई नया रिपल्शन फील नहीं हुआ। मतलब इन सब की वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया है, जीरो। इसका मतलब इन सब की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, जीरो। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मैं इसको लिख देता हूं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज जीरो, राइट। दूसरा तरीका तो मैं थोड़ा मैथमेटिकल सा है, अजीब सा, कि मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है,
मैथ्स ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे कोई छोटा सा DQ एलिमेंट लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ये वाला DQ एलिमेंट लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ये वाला DQ एलिमेंट लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ये वाला DQ एलिमेंट लोगे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। ऐसे सारे छोटे छोटे DQ एलिमेंट तुम जोड़ोगे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इवेंचुअली क्या बन जाएगा, जीरो। कोई बोलेगा क्यों, तो कैलकुलेट करके देख लो। इस रैंडमली शेप्ड कंडक्टर में वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स सरफेस, सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, राइट। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, तो ये ऐसा हमेशा होता है, राइट। इसका पहला तो मैंने एक्सप्लेन किया, तीसरा एक्सप्लेनेशन देता हूं तुमको जो बहुत ही थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इस दुनिया में जितने भी फिनोमिना होते हैं, राइट, इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो गया, पत्थर को ऊपर से गिराया नीचे चला गया, आदमी जो है उसको प्यार हो गया, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना होते रहते हैं, राइट। सारे फिनोमिना बेसिकली होते क्यों हैं? वो होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द नेचर इज डूइंग द थिंग स्पॉन्टेनियसली सो दैट इट कैन गेन सम स्टेबिलिटी, राइट। वो एक स्टेबल स्टेट गेन कर ले। तो उस केस में हमेशा वो एक ऐसे एनर्जी स्टेट में जाएगा जो मिनिमम हो, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट ही एक स्टेबल स्टेट कहा जाता है। और मिनिमम एनर्जी का मतलब मिनिमम इंटरैक्शन फोर्सेस। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही ये इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ ना, सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर चले गए ताकि वो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में कम होता रहे। इसका मतलब वो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन कर ले, और वो मिनिमम एनर्जी स्टेट जब वो गेन करेंगे तो उनको सरफेस पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे दूर वाली ओरिएंटेशन वही है। और वो अपना अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं वहां पे कि उनका एनर्जी हमेशा क्या रहे, मिनिमम। उस केस में एटलीस्ट कंडक्टर के अंदर के इन्वायरमेंट में कोई भी इंटरैक्शन का मतलब मेरा फोर्स है, यहाँ पे कोई भी फोर्स वो जनरेट नहीं करेंगे, ताकि एक मिनिमम एनर्जी स्टेट को वो स्टेबली अचीव कर पाए उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर के अंदर। तो उसके लिए अंदर का इंटरैक्शन एटलीस्ट जीरो होना ही पड़ेगा, मैथमेटिकली कह लो या फिर थ्योरेटिकली कह लो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। हाँ, लेकिन बाहर इनकी वजह से कोई दूसरा चार्ज अगर इनकी फील्ड में आएगा तो उससे इंटरैक्शन बिल्कुल करेंगे ये तो, लेकिन मिनिमम एनर्जी स्टेट के लिए उनका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना फिक्स है, तय है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है। और हम उन चार्जेस को कब पढ़ रहे हैं, जब तुमने प्रोड्यूस किया चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाला, रिपल्शन से सब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जाके सेट हो गए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। नाउ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट्स, हम उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द आउटवर्ड सरफेस हम नहीं पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हम चार्ज को रेस्ट पे तो लाएं पहले। तो ये लिखूंगा मैं कि ड्यू टू रिपल्शन charges arranged in a particular orientation so that their energy is minimum. In that case, for this, electric field inside the conductor is zero. ये कुछ हाई स्कूल फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन है, मतलब 12th लेवल तक तुमको इतनी ही एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। ये एनर्जी वाली एक्सप्लेनेशन नॉर्मली बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक इंटरैक्शन के पर्सपेक्टिव से तुम समझोगे। जब मैं तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा, तब तुम इसको थोड़ा कनेक्ट करना सीख जाओगे। अभी के लिए सुन लो। 4th पॉइंट, ये हमारे काम का पॉइंट है, ये हमको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। देखो, ये जो चार्ज आउटर सरफेस पे आया है, इस चार्ज का कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट होगा ना, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे।
तो एक फिक्स बात बताई गई कि अगर ये चार्ज प्रोड्यूस करके स्पॉन्टेनियसली अपने आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन या फिर एक सर्टेन ओरिएंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो इस रूल को फॉलो करे कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लिख देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज follows sigma is inversely proportional to r। सिग्मा यहां पे क्या है? सिग्मा यहां पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड r is what? Radius of कर्वेचर। इसका डिराइवेशन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद तुमको बताएंगे। जितनी भी चीजें मैक्सिमम मैं यहां पे बोलूंगा, मेरे मुंह से जो चीजें निकलेंगी मैं मैक्सिमम उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा जितना मुझे पता है। बाकी जो चीजें डायरेक्टली तुमको फ्रॉम द बुक उठाई गई हैं कि इसको ऐसे याद रखो, वहां मैं तुमको डायरेक्टली बोल दिया करूंगा, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है, थोड़े सा तुमको आइडिया देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको इंक्लूड करते हुए तुम कोई सर्कल बनाओगे तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है ये एक रैंडमली शेप्ड है, इसके हर छोटे छोटे पार्ट से एक सर्कल एसोसिएटेड है, इस पार्ट से एक सर्कल एसोसिएटेड है, इस शार्प पार्ट से भी एक सर्कल एसोसिएटेड है। मतलब जिस जगह पे बॉडी का स्ट्रक्चर फ्लैट है, जैसे मतलब मान लो कोई फ्लैट जगह है, यहां पे जो dx एलिमेंट है उसके सर्कल का साइज बहुत बड़ा होगा, कहीं शार्प है वहां सर्कल का साइज बहुत छोटा होगा। मतलब शार्प एंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है, फ्लैट सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होता है। तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत छोटी होगी, मतलब चार्ज थोड़े खुले खुले अरेंज होंगे। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज की गैदरिंग किस तरह की है, चार्जेस का अमाउंट ज्यादा होना कम होना जरूरी नहीं है, चार्जिंग की गैदरिंग किस तरह की। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है तो सिग्मा क्या होगा? छोटा, चार्जेस थोड़े खुले खुले अरेंज होंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी उस जगह पे क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब ये है कि इस वाली जगह शार्प एंड है, इसका मतलब यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा, चार्ज थोड़े डेंस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये फ्लैटन है तो यहां पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी? खुले खुले चार्ज अरेंज होंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका डिराइवेशन भी हम करेंगे। मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे सेम है, अ परफेक्ट स्फीयर पॉसिबल है, जिसका हर जगह पे रेडियस क्या हो? सेम हो, तो उसकी चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या होगी? सेम। मतलब उस पर स्पॉन्टेनियसली ही अपने आप ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सिग्मा की वैल्यू हर जगह क्या होगी? कांस्टेंट। उसी को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फंडे थे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इट्स गिव यू द आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। अब नेक्स्ट हम इन कुछ कुछ कंडक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग, माइंड इट। हाँ, ये स्फीयर ड्रॉ कर रखा है मैंने जिसका रेडियस r है, राइट। आपने इस स्फीयर पे चार्ज दिया, वो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? टोटल सेम। मतलब चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। और चार्ज क्या है? टोटल Q, राइट। अब देखना, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, Q अपॉन में 4πr², क्योंकि सिग्मा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो ये स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर जो है सॉलिड होता या फिर एक स्फेरिकल शेल होता, जिसको मैं होलो स्फीयर बोल रहा हूं, दोनों ही केस में चार्ज तो इसकी सरफेस पे ही आना होता ना। तुम कहीं भी चार्ज क्रिएट करते वो भाग के कहां चला जाता? सरफेस पे। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पढ़ किसकी वजह से रहे हैं? इसी एडिशनल या फिर डोमिनेंस और एक्स्ट्रा जो भी चार्ज है उसकी वजह से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या फिर होलो हो, होलो मतलब स्फेरिकल शेल, दोनों के रिजल्ट क्या रहेंगे? सेम।
ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम, और उसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रिजल्ट विल बी सेम फॉर आइदर सॉलिड कंडक्टिंग हो या फिर होलो कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए रिजल्ट क्या रहेंगे? सेम। तो मान लो मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है। ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग, हाँ, बहुत ही ध्यान से। यहां निकालना है आउटर पॉइंट पे। तो मैं लिख देता हूं पहला केस, ये चलो यहीं पे लिखता हूं ना, पॉइंट P के बगल में 4 पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। इसका डिराइवेशन एनसीईआरटी में और बहुत कम बुक में इस तरह से तुमको मिलेगा जिस तरह से मैं तुमको अभी बता रहा हूं। बहुत से लोग इसको गॉस लॉ से सॉल्व करते हैं। देखना, मेरा बिल्कुल वही बेसिक तरीका। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है? सरफेशियल, वॉल्यूमेट्रिक नहीं है। तो मुझे छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और छोटे छोटे एलिमेंट किसके लेने पड़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लेने पड़ेंगे। और मैं इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट लूंगा जिसको सेम ओरिएंटेशन में रिपीट करूं तो मेरा पूरा बॉडी कवर हो जाए, राइट? तो देखना मैं क्या करूंगा। मैंने क्या किया, ये स्फीयर एक बॉल की तरह तो है, मतलब एक प्लास्टिक का बॉल जो अंदर से होलो है, क्योंकि चार्ज तो बिल्कुल उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज तो बस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको बस उसी चार्ज को ही देखना है। तो देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इस रेडियस को मिटाया यहां से। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहां से एक रिंग लिया इस तरह का। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका है ये एलिमेंट लेने का, और बहुत से लोगों के लिए शायद नया भी, कि मैंने यहां से एक रिंग कट किया ऐसा, जिस रिंग का ये क्या है? विड्थ है, राइट? ये पोर्शन है, रिंग है ये, रिंग। इट इज नॉट अ डिस्क। क्यों? क्योंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेसियल एलिमेंट तो रिंग ही आएगा ना, क्योंकि अंदर से वो भी होलो ही होता है, मतलब काइंड ऑफ बीच में स्पेस में कोई मटेरियल नहीं होता। तो मेरा वही तरीका कि भाई यहां से मैंने y डिस्टेंस पे रिंग का जो विड्थ है वो कितना माना? dy, राइट? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह पे एक एंगल आएगा फाई, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा? डी फाई। ये वाली जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ वो बेसिकली डी वाई है, क्योंकि ये रिंग उस स्फीयर पे, स्फीयर की सरफेस पे काटा गया एक स्ट्रिप है ना। और फाई और डी फाई, वाई और डी वाई, ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल का जन्म का साथ चल रहा है बिल्कुल। मतलब हमको इंटीग्रेट करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, या तो फंक्शन वाई का हो तो डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, या फिर फाई का बना पाए तो डी फाई हमको चाहिएगा वहां पे, ठीक है? तो सबसे पहला काम कि इस रिंग का निकाल लेते हैं हम चार्ज कितना है। तो इस रिंग को साइड में ले आए ऐसे ट्रीटमेंट रूम में, ये रखा मैंने रिंग। रिंग का रेडियस कितना है? रिंग का रेडियस ये होगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, हाँ। इसको अगर मैं रिंग का रेडियस बोलूं तो ऐसा कुछ डायग्राम बना है यहाँ पे। ये तो स्फीयर का रेडियस है, ये रिंग है, ये एंगल फाई है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये आर कॉस फाई होगा, और ये क्या होगा? आर साइन फाई। मतलब ये वाला हाइट क्या होगा? आर साइन फाई। ये क्या होगा? आर कॉस फाई। मतलब जो वाई है यहाँ पे वो आर कॉस फाई है। बात समझ आ रही है? उस डायग्राम को देखते रहना। तो इस रिंग का रेडियस, इस रिंग का, ये वाली रिंग का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? आर साइन फाई। चलिए बहुत बढ़िया। और ये वाला डिस्टेंस क्या है? डी वाई, है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं इस रिंग का जो एरिया होगा दैट विल बी 2 पाई आर साइन फाई इंटू डी वाई। और ये जो डी वाई है तो आर्क है ना, तो डी वाई को मैं आर डी फाई लिख सकता हूं। धीरे धीरे मेरी बात सुनना। तो रिंग का जो एरिया निकल के आएगा इट वुड बी 2 पाई आर साइन फाई
इंटू आर डी फाई, तो रिंग का चार्ज क्या होगा डी क्यू, दैट वुड बी सिग्मा इंटू डी ए। तो इसको मैं लिख लेता हूं, डी क्यू विल बिकम सिग्मा इंटू ये वाला टर्म क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई डी फाई। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, राइट। ओके फाइन। तो मैंने क्या किया, यहां से एक रिंग लिया, उस रिंग का की वजह से मैं पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, राइट। और फिर छोटे छोटे ऐसे जितने भी रिंग एलिमेंट कट होगा वो सारा रिंग ऐसे कवर होते होते पूरे स्फीयर को कवर कर देगा। तो सबसे पहला काम मेरा इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ डीई, राइट। गॉस लॉ पढ़ने के बाद यही डिराइवेशन बहुत आसानी से भी करेंगे हम, देखना। तो रिंग एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा, और ऐसे जितने भी कोएक्सियल रिंग होंगे, सब कोएक्सियल रिंग का चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो मैंने डीई की वैल्यू क्या लिखी, के डी क्यू इंटू डिस्टेंस अलोंग एक्सिस कितना है, रिंग का सेंटर तो इस बार ये है ना, तो रिंग की एक्सिस पे डिस्टेंस ये वाला लिया जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, ये टोटल डिस्टेंस तो x है, माइनस क्या करूंगा y, और y मेरे लिए किसके बराबर है, r cos फाई, है ना। इसका मतलब मैं इसको लिख दूं x माइनस आर कॉस फाई अपॉन में के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। आर क्या होता है, रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस यहाँ पे क्या, ये वाला डिस्टेंस, मतलब आर साइन फाई, उसको मैंने यहां भी दिखा रखा आर साइन फाई। तो अपॉन में आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स तो मैंने ऊपर लिखा हुआ एक्स माइनस आर कॉस फाई डिस्टेंस अलोंग एक्सिस का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी 3/2। डी क्यू की वैल्यू पुट करते तो डीई की वैल्यू क्या आएगी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, के इंटू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू एक्स माइनस आर कॉस फाई डी फाई अपॉन में आर साइन फाई का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। फाई और डी फाई के फंक्शन में इंटीग्रेट करना है। तो भाई मैं तो नहीं करने वाला इसको इंटीग्रेट, क्योंकि बहुत ही लेंदी पड़ेगा ये। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसका मतलब इसका रिजल्ट है, ये एक्सप्रेशन बना कैसे, वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद डायरेक्टली हम रिजल्ट ही आउटपुट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने लग गया ना तो कम से कम मुझे 45 मिनट तो बस इंटीग्रेशन में लग जाएंगे। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट आउटपुट करेंगे, और तुमको कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि आया कहां से ये, राइट। कौन से मैंने एलिमेंट उठाए हैं और किस तरह के एलिमेंट से इसकी कैलकुलेशन हुई है। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, हाँ तुमको इंटीग्रेशन का लिमिट पता होना चाहिए। एक बार लिमिट के लिए मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं कि भाई मान लो तुमने ये स्फीयर बनाया था, स्फीयर पे तुमने एक रिंग यहां काटा था, रिंग का ये एंगल फाई था। अगर मैं बोलूं फाई की वैल्यू 0 करोगे तुम तो रिंग यहां आ जाएगा, और मतलब ये वाला रिंग कम होते होते यहाँ आ जाएगा ना, और फाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब 180 चली गई तो जब तुम 180 की तरफ जा रहे होगे तो ऐसे करते 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 वो 180 पे सारा रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी लिमिट क्या होगी 0 से पाई, राइट। इसकी लिमिट क्या होगी 0 से पाई। इस केस में इसको सोल्व करके ई की वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड में के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्टली ध्यान रखो, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब सीरियसली मोह माया है। ये डिराइवेशन तुमसे जेडब्ल्यू एडवांस में भी कोई नहीं पूछेगा, बस तुमको पता होना चाहिए कि क्या एलिमेंट हमने लिया। अब देखना हमने सीखा क्या कि भाई स्फीयर की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो क्या होगी रेडियली आउटवर्ड्स, राइट, और वैल्यू क्या होगी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लो मैं अगर ऐसा बोलूं यही एक्स डिस्टेंस मेरे पास
ये x डिस्टेंस मान लो मेरे पास यहाँ होता, इस जगह पे होता यही x डिस्टेंस फील्ड, तो मैं रिंग एलिमेंट इस तरह के लेता, राइट, इस तरह के रिंग एलिमेंट लेता। और अगर मैं इस तरह के रिंग एलिमेंट लेता तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं x रेडियस का एक सर्कल ही ड्रॉ कर लूँ तो उस सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और जिसकी वैल्यू क्या होगी kq/x²। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। तो हमने कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। अब छोटी सी मेरी बात और सुन लो मेरे भाइयों, कि मान लो यही पॉइंट x की जगह सरफेस का कोई पॉइंट होता, मतलब बिल्कुल सरफेस के बाहर, जस्ट आउटसाइड सरफेस, तो सारे एलिमेंट तो सेम ही होते हैं ना रिंग के, बट अल्टीमेटली ये x किसके बराबर आ जाता, r के बराबर, ऐसे आउटवर्ड। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फील्ड एट सरफेस, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो E की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, kq/r²। डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब तुमको एक बात और बताता हूं, हालांकि ये तो कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर के किसी पॉइंट पे हम जाएंगे तो 2 मिनट पहले मैंने तुमको बताया कि अंदर के हर पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं मानता इस चीज को, तो अंदर का कोई पॉइंट उठाओ, जैसे मान लो तुमने अंदर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए x डिस्टेंस पे, तो ऐसे दोबारा रिंग मानते रहो, रिंग मान के अंदर की सारी रिंगों को तुम इंटीग्रेट करोगे ना, तो अल्टीमेटली काट के वो क्या आ जाएगा, 0। अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली सोल्व करके क्या आएगा, 0, रिंग की वजह से। तुम सोल्व करे ना, इसका मतलब मैं यहां पे लिख दूं, फील्ड इनसाइड कंडक्टर, फील्ड इनसाइड कंडक्टर E इनसाइड दैट विल बी 0। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर भी तुम ले सकते हो, उसकी वजह से क्या होगा, 0। ये बात समझ आई। इसका मतलब मुझे स्फीयर की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड मिल गया, स्फीयर की वजह से अंदर के सरफेस पे मिल गया, और स्फीयर की वजह से अंदर मिल गया। एक बार फॉर्मूले को दोबारा से याद करने का तरीका बना ले, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, इसको इरेज करके तुमको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखना, मान लो मेरे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, मैंने सेंटर, इसका रेडियस r है और चार्ज इस पे पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट सपोज q। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड kq/x², जहां पे ध्यान रखना x क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अगर तुम इसकी सरफेस पे जाओगे तो फील्ड क्या होगा, kq/r², रेडियली आउटवर्ड इफ चार्ज इज पॉजिटिव। और अंदर के किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, राइट। तुम यहां जाके देखोगे, अब इस तरह के x का कोई भी सर्कल बनाओ, हर x पे फील्ड क्या होगा, kq/x², बट डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव। एक ग्राफ भी बनता है यहाँ पे, जैसे मान लो तुमने इस डायरेक्शन में रखा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस डायरेक्शन में रखा तुमने x को, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लो तुमने सेंटर से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो जब तक तुम रेडियस तक नहीं आ जाओगे तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। मतलब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिलेंगे जब तक x की वैल्यू r ना हो जाए, राइट। तो तुम यहां पे एक लाइन खींच लो, यहां तक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे ही तुम सरफेस के बाहर जाओगे, जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ऑब्जर्व होगी, kq/r²। ध्यान रखा, ये वाला पॉइंट सिर्फ r के जस्ट उस तरफ का पॉइंट है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू x²। यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस फंक्शन। इस फंक्शन से तुम इसको आराम से देख सकते हो। ये ग्राफ भी बहुत बार पूछते हैं, राइट। ये ग्राफ की वैल्यू भी बहुत बार पूछ लेते हैं, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर यही नेगेटिव चार्ज के लिए होता ग्राफ, तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाता, तो वहां पे डायरेक्शन क्या होती, उल्टी, और इन्फिनिटी पे जाके फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो हमने ये जो डिराइवेशन देखा है,
ये बहुत अलग तरीके से देखा है। जिन लोगों ने भी 12th क्लास पढ़ के रखा है, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये डिराइवेशन इस तरह से शायद कभी किया नहीं होगा। बहुत से लोगों ने जिन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको ये डिराइवेशन तुम्हारे स्कूल में, कोचिंग में इस तरह से बताया गया है, इसका मतलब उस टीचर ने सीरियसली तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये बात तुमको मतलब डिनाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसको बस गॉस लॉ से कर देते हैं, वो भी सही तरीका है, गलत तरीका नहीं है, लेकिन उससे हमको एलिमेंट की फील नहीं आती कि उस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा हर पार्टिकल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, छोटे छोटे रिंग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा पर्पज बेसिकली वो दिखाने का था। पूरी कैलकुलेशन तो मैंने भी नहीं करी, बट एटलीस्ट मैं तुमको तरीका बताया कि तुम कैसे कर सकते हो, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन के लिए मुझे ये पहाड़ जैसा इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, मतलब, और इतना टाइम हमारे पास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 40 मिनट के इंटीग्रेशन सोल्व करना इज नॉट दैट इजी, राइट। तो इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट हम नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें स्फेरिकल शेल की बात करते हैं। स्फेरिकल शेल मतलब एक होलो स्फीयर जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो, मतलब अंदर कुछ भी मास नहीं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैंने ऐसा बोला कि एक इस तरह का स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, राइट। एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया मैंने, उस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज Q है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो लेट सपोज R है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब इस पे तुमने जो भी चार्ज प्रोड्यूस किया है वो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकता। जहां से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, पॉजिटिव चार्ज वहीं जनरेट होगा, वहीं पे फिक्स रहेगा। अब अंदर तो मास ही नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल शेल है, होलो बनाया हो मैंने इसको जानबूझ के, तो जहां पे तुमने चार्ज जनरेट किया वो वहीं पे है एज इट इज। सरफेस पे ही तुम से ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो वो सरफेस पे ही रहेगा। क्लियर। दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका मतलब इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके भी सिग्मा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब तुम ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, तो तुम बहुत इजीली ये कंक्लूड कर सकते हो कि इससे पहले जो कंडक्टिंग स्फीयर हमने पढ़े थे ना, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। वहां पे भी चार्ज सरफेस पे आ रहा था ना, अंदर तो रह ही नहीं रहा था, भले होलो हो भले ही सॉलिड हो। और उसका भी चार्ज क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये चार्ज का जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम है, राइट। तो डायरेक्ट ज्योमेट्री अगर सेम है और उसी ज्योमेट्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, तो यहां पे भी हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई इसके सेंटर से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डिस्टेंस x पे, जो कि, या फिर मैं स्मॉल r लेता हूं, जो कि रेडियस से बड़ा है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन में r², राइट। अगर तुम इसके सरफेस का कोई पॉइंट उठाओ, तो इसके सरफेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ अपॉन में कैपिटल R²। और अंदर जनरली नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, बट ये चार्ज का ओरिएंटेशन उस कंडक्टर से मैच कर रहा है। इस लॉजिक से मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ये बात तुमको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसका भी इसका ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, तो इसका भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, दैट विल बी E, यहां पे मैंने रखा R, तो सेंटर से उसकी सरफेस तक आएंगे, तब तक तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं मिलेगा। सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² मिलेगा, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ अपॉन में R², राइट। अब मैं तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ। HC वर्मा में लिखी है बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बुक है वो। अगर तुमको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अगर तुम IIT नीट किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको एक बार जरूर पढ़ना, उस बुक को। भगवत गीता मानता हूँ उसको, फिजिक्स की स्टार्टिंग के अगर तुम पर्पज जाओ तो स्टार्टिंग पर्पज के लिए प्रॉब्लम सारी सोल्व करो, तुम्हारी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, राइट। उसमें एक बात लिखी है कि मान लो मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिया, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था, और एक नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर लिया, स्फेरिकल शेल लिया। दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0।
कंडक्टर के अंदर हम इंटीग्रेट करके भी सोल्व कर सकते हैं और लॉजिक से भी बोल सकते हैं, जो हमने पहले बताया था। और नॉन कंडक्टिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कंडक्टर से मिल रहा है तो हमने लॉजिक से बोल दिया कि जीरो है, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं दोनों। लेकिन अगर मान लो उस कंडक्टर को मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया, रैंडमली शेप्ड, और उस नॉन कंडक्टर को भी मैंने रैंडमली डिस्टॉर्ट कर दिया मान लो, तो इस कंडक्टर के पास एबिलिटी है कि ये चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को रीअरेंज कर सकता है। मतलब ये अपने चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेगा और ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगा, जीरो। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन नॉन कंडक्टर की जिंदगी में ये सब खुशियां नहीं है, वो चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में वो कंडक्टर से मैच कर रहा था, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन क्या मिला मुझे, जीरो। लेकिन इस केस में अगर तुम इसको वो करोगे, मतलब डिस्टॉर्ट करोगे, तो ये अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदल पाएगा, तो बेचारे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नॉन जीरो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सेटअप है कि यही एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम अंदर करेंगे। लेकिन अगर तुम डिस्टॉर्ट करोगे तो कंडक्टर विल रीअरेंज, बट नॉन कंडक्टर कैन नॉट डू दैट थिंग। तो इसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो नॉन कंडक्टिंग देखना, अब ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। उसके अंदर मास है, भरा हुआ है पूरा, तो तुम जहां से भी चार्ज निकालोगे वही रुकेगा, वो सरफेस पे नहीं भागेगा। अब तो देखना, एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बनाया मैंने। किस तरह से बनाऊंगा देखना, मान लो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बनाया मैंने, और इस पे चार्ज मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। मतलब अब चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में होगा। तुम जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफिशियंसी आएगी, वो डिफिशियंसी वहीं रुक जाएगी उसके वॉल्यूम में। बात समझ में आ रही है? तो देखना, इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेंटर से इसका जो रेडियस है वो r है, टोटल चार्ज क्या है इसका q, और सेंटर क्या है o। अब इसका सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे नहीं आएगा। इसका मतलब अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंडक्टर के जैसा नहीं है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन थोड़ी हमको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। वही बेसिक तरीका, एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, राइट। तो देखना, सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अब तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं उसमें कुछ लीनियर थे, कुछ सरफेशियल थे। ये पहला एलिमेंट है जो वॉल्यूमेट्रिक है, राइट। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो उसकी चार्ज डेंसिटी रो क्या होगी, कांस्टेंट। ये वाला वर्ड हमको ये चीज डिस्क्राइब करता है, एंड दैट विल बी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, राइट। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जिसको भी इसमें डाउट है पीछे के 2-3 वीडियो में जाके देखो, डिटेल्ड में बताया तुमको ये चीज मैंने, ठीक है। अब देखना, अब मान लो मुझे इसकी वजह से किसी सर्टेन डिस्टेंस या फिर किसी सर्टेन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, जो रेडियस से बड़ा है, ऑब्वियसली बाहर है। मेरा वही काम कि यहाँ पे मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, उन एलिमेंट्स को का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एलिमेंट्स की चॉइस का तरीका वो होना चाहिए कि सेम ओरिएंटेशन में रिपीट करूँ तो पूरा बॉडी कवर हो जाए। अब इसमें तुम बहुत तरीके से एलिमेंट बांध सकते हो। पहला तरीका, टोमेटो होता है, टमाटर देखा घर पे, स्लाइस 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 काटते रहो तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क बनता रहेगा। तुम यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइस कट कर लो, उस बहुत सारी स्लाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। हर स्लाइस एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा। डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो, उसकी वजह से यहाँ लिखो और इंटीग्रेट कर दो। बट डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद है? थोड़ा डरावना सा था, थोड़ा मुश्किल सा था, तो हम डिस्क से नहीं करेंगे। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुमको ईजीएस्ट पॉसिबल तरीका बताऊंगा। तो ईजीएस्ट पॉसिबल एलिमेंट ये है कि तुम डिस्क ना लेके यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्फेरिकल शेल मानो, जिस शेल का थिकनेस क्या है, dx है। इस शेल का थिकनेस क्या होगा, dx। और वही बात कि x और dx का क्या है, जन्म जन्म का साथ है।
ये बात मेरे कुछ करीबी दोस्तों को बहुत पसंद आई थी कि ये x और dx का साथ क्या है, बहुत जन्म जन्म का साथ है। ये एक स्फेरिकल शेल है, अज्यूम कर पा रहे हो, एक सेंटर से लेके एक छोटा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, प्लास्टिक की छोटी बॉल, बड़ी बॉल, बड़ी बॉल, बड़ी बॉल, ऐसे मिलाते 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 पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्फेरिकल शेल लिया। मैंने क्यों लिया? क्योंकि स्फेरिकल शेल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो मैं एक शेल की वजह से यहां पे लिखूंगा और 0 से लेके r तक जितनी भी ऐसी शेल होंगी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। और मुझे पता कि हर शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो मेरा पहला काम इस शेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। उससे भी पहले मुझे इनका चार्ज लिखना पड़ेगा। तो चार्ज के लिए इस स्फेरिकल शेल का मैं वॉल्यूम लिखना चाहता हूं। तो देखना, इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या लिखूंगा, dv। वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो इस छोटे से इस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया होगा वो इस x रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंड दैट सरफेस एरिया विल बी 4 पाई x स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर है ये, डिस्क या रिंग मत समझना, ऐसे 3 डायमेंशनल पिक्चर है, बोर्ड पे ऐसे ही दिख पाएगी। और इसका थिकनेस क्या है, dx। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, dq, दैट विल बी व्हाट, रो इंटू dv। ठीक है, dq की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब इंटू dv क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर dx। 4 पाई ने 4 पाई का काम कर दिया, तो 3q अपॉन में r क्यूब इंटू x स्क्वायर dx, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, dq। ये मेरे पास क्या बन गया, dq। अब देखना, इस स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, डेट विल बी dE। एक स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होता है। तो मैं सबसे पहले इस स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। वो कैसे लिखूंगा, dE विल बी इक्वल्स टू k इंटू dq, दैट विल बी द चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल अपॉन में स्फेरिकल शेल के लिए मैंने अब तक जितने भी डिराइवेशन किए हैं उसमें डिस्टेंस कहाँ से लिए, मैंने सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ली है जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल बी r स्क्वायर। और हर स्फेरिकल शेल का जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा सबका सेंटर से डिस्टेंस तो ये r सेम ही होगा, राइट। तो ये r मेरे लिए इस इंटीग्रेशन में क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फाइन। तो dE विल बिकम k अपॉन में r स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को ले आते उठा के, इट विल बिकम व्हाट, 3q अपॉन में r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दें। अब तो x की लिमिट में आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 0 से लेके r तक पूरे स्फीयर कवर हो जाएंगे। मैं कह रहा था ना कि शुरू से लेके लास्ट तक तुमको सारी चीजें धीरे 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 कवर करनी है, राइट। तो शुरू से लेके लास्ट तक तुम सारे स्फीयर कवर करोगे तो तुम्हारी लिमिट 0 से r आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, k अपॉन में r स्क्वायर 3q बाय r क्यूब इंटू r क्यूब बाई 3। इनको मारो पूरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये जो r है वो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो मैं यहां से एक छोटा सा एक सर्कल बनाऊं और यहां से मुझे कोई बोले इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका डिस्टेंस भी r ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, के क्यू अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। तुम ऐसे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। साथ ही साथ मैं तुमको अगर ऐसा बोलूं कि भाई यही पॉइंट में घटाते घटाते यहाँ ले आया इस जगह पे जहाँ पे r किसके बराबर है, कैपिटल R, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। देख पा रहे हो उस चीज़ को, ये बात तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि r को मैंने कैपिटल R लिख दिया। एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई मुझे, जो कि तुमको भी समझ लेनी चाहिए, दिमाग में भर लेनी चाहिए कि भाई भले ही कंडक्टिंग स्फीयर हो, क्योंकि ये सेम रिजल्ट कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी था, बाहर के लिए आया ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी था, सॉलिड हो चाहे होलो हो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए भी था, और यही सेम रिजल्ट एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी होल्ड कर रहा है बाहर, क्योंकि बाहर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है। मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज q, रेडियस r, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसका भी चार्ज q, उसका भी रेडियस r, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब ज्योमेट्रीज के लिए क्या होता है, सेम।
चाहो तो इस चीज़ को लिख लो, चाहो तो इस चीज़ को तुम दिमाग में रख लो, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि जो भी मैं तुमको लेक्चर बताऊँ उसमें मैं अपने खुद के जो बनाए हुए लेक्चर नोट्स है वो PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा धीरे धीरे, ताकि तुम चीज़ों को कनेक्ट कर सको। तुमको वो PDF एक रिटर्न फॉर्म में रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम इसको नोट कर लो कि भाई बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम होता है अगर चार्ज और रेडियस सेम है, भले वो किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। ये बात हुई। हाँ, अब इसके लिए अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में वो फील्ड जीरो नहीं आएगा, राइट। अब उसकी कैलकुलेशन से पहले मैं तुमको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज, मतलब तुमको फिजिक्स का एक अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगा, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनना। उसका नाम दिया है किसी समझदार आदमी ने शेल थ्योरम, शेल्स थ्योरम। बहुत सी बुक में नहीं भी है ये नाम, अगर तुम नहीं भी याद रखो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, मैंने ऐसा बोला, थोड़ी गर्मी है इस कमरे में, मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहां पे एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया मैंने, जिसका चार्ज Q है और रेडियस क्या है R। तुमने उस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पे, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करिए, इट कम्स आउट टू बी KQ अपॉन में x स्क्वायर। ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो इस स्फीयर को हटा के फेंक दूं, मैं फेंकू तो नहीं, मतलब हटा हुआ अज्यूम करूं, और इस स्फीयर के सेंटर पे मैं अगर एक Q पॉइंट चार्ज रखूं, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से भी तो यहां पे सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ अपॉन में x, दैट डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। और अगर मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी डिस्टेंस मैं उसके सेंटर से ले रहा हूं ना, मतलब अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, शेल को अंडरलाइन करना कि एक स्फेरिकल शेल मेरे पास है, इसीलिए शेल्स थ्योरम है कि स्फेरिकल शेल मेरे पास है और मुझे उसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं उस शेल की जगह उसके पूरे चार्ज को मैथमेटिकली उसके सेंटर पे अज्यूम करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। माय आंसर्स, माय रिजल्ट्स विल बी सेम। इज दैट राइट? इसका मतलब ये है कि आज के बाद तुमको शेल के बाहर के किसी पॉइंट की बात करनी हो और शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो तुमको क्या करना है, उसके जितना भी उस शेल पे चार्ज है उसको सेंटर पे रख देना। लेकिन कहाँ के पॉइंट के लिए? बाहर के पॉइंट के लिए, अंदर के पॉइंट के लिए नहीं। अंदर के पॉइंट की बातें भी तुमको बताएंगे, लेकिन अभी तुम बाहर का सुनो। अंदर तो इस पे जीरो है इस टाइम पे शेल के अंदर। तो ये चीज हमने सीखी कि भाई इस शेल के बाहर के पॉइंट के लिए हम ऐसा करेंगे, इसको हम शेल्स थ्योरम बोलते हैं। अब ये आज के बाद जो भी कंडक्टिंग स्फीयर आएगा तुमको डायरेक्टली KQ बाई एक्स स्क्वायर, अगर तुम सरफेस पे उसको लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? R के बराबर हो जाएगी। तो बाहर के पॉइंट के लिए है ये। अब इसी डिराइवेशन को बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत लेंदी तरीके से बताया आपने, ये हमको तो शॉर्टकट चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लेंदी भी तुमको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहीं से मिलती है। अब मैं तुमको इसी व्यू को, मतलब इसी डिराइवेशन को इसमें उस तरीके से अप्लाई करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनना। ये एक स्फेरिकल शेल है, राइट? ये एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? DE। ये वाला पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के लिए बाहर का पॉइंट है या ना? तो मैं इस स्फेरिकल शेल का जो भी चार्ज DQ है उसको सेंटर पे मान सकता हूं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? K इंटू DQ अपॉन में R स्क्वायर, या ना? और मैं कर क्या रहा हूं, 0 से लेके R तक ऐसे जितने भी स्फेरिकल शेल हैं, जितने भी स्फेरिकल शेल यहाँ पे होंगे, इस पे बाहर जितने भी स्फेरिकल शेल होंगे, सब स्फेरिकल शेल के तो ये वाला पॉइंट बाहर ही है ना, तो सब स्फेरिकल और सब के लिए ये वाला डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो मैं सब के सब स्फेरिकल शेल को एक एक करके सेंटर पे मान लूं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास? KQ एंड दैट विल बी अपॉन टू R स्क्वायर। तुम डायरेक्टली भी इस बिना इंटीग्रेशन के सोल्व कर सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम वेरी वेल, दैट्स अ कंडीशन। अगर तुम इसको अच्छे से नहीं समझे हो तो डेफिनेटली गलती करोगे। अच्छे से समझने का मतलब ये यूनिफॉर्म चार्ज के लिए है, शेल के बाहर का पॉइंट है। इट शुड बी योर इमेजिनेशन, तुम कितना अच्छे से उस सिनेरियो को समझ पाते हो, राइट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन। अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि तुमको इस स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट्स सपोज। बाहर के पॉइंट का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अंदर की बात करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। तो अंदर के पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखना, मान लो
मैंने यही स्फेरिकल शेल बनाया, बहुत ही एलिगेंट तरीके से इसको डिराइव किया जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, मान लो ये स्फेरिकल शेल है, इस पे मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। मुझे इसके सेंटर, चलो रेडियस r है, चार्ज q है, मुझे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या फिर स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि अंदर है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे अगर मैं कोई स्फेरिकल शेल ड्रॉ करूंगा, तो इस जो भी स्फीयर ड्रॉ करूंगा उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड हम निकाल देंगे, बट मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि सिमेट्री है। हर पॉइंट एक सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन होल्ड कर रहा है, जो तुम देख पा रहे हो। स्फीयर तो सब लोगों ने देखा है ना, ठीक है। अब देखना, मैं एक काम करता हूं, मुझे फील्ड निकालना यहां पे, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में बांटता हूं। एक तो छोटे छोटे उन स्फेरिकल शेल का कॉम्बिनेशन जो इस लाल वाले रेड वाले स्फीयर के अंदर है, उन सारे के सारे स्फेरिकल शेल के लिए मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हर स्फेरिकल शेल के क्या है, बाहर है, राइट। और हर स्फेरिकल शेल के बाहर है, तो मैं इन सारे स्फेरिकल शेल के चार्ज को सेंटर पे मान सकता हूं, हाँ या ना। इस सारे स्फेरिकल शेल के चार्ज को मैं सेंटर पे मान सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस रीजन में, इस एरिया में जो भी चार्ज है, लेट सपोज q डैश, इस रीजन का एरिया रेडियस r है, तो इन अंदर वाले शेल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी k q डैश अपॉन में r स्क्वायर। इज दैट राइट? शेल थ्योरम से मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसकी वजह से लिखना है? मुझे उन शेल्स की वजह से लिखना है जो बाहर है, राइट। अब देखना, तो इसके बाहर जो भी शेल हैं, जितने भी टाइप के शेल बने हैं, जो भी इस स्मॉल r से कैपिटल R के रेंज में जितने भी छोटे छोटे स्फेरिकल शेल बनाऊंगा, ये वाला पॉइंट जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हर शेल के अंदर है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हर शेल का चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। स्फेरिकल, अभी इससे पहले वाला वीडियो तुम पीछे ड्रैग करके देखो, हर स्फेरिकल शेल के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। मतलब बाहर वाले जितने भी शेल होंगे, हर शेल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसका मतलब देयर विल बी नो रोल ऑफ आउटर शेल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब बाहर वाले को तो भूल ही जाओ, जो भी होगा अंदर वाले की वजह से होगा, और अंदर वाले की वजह से ये होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर वाले की वजह से होगा और वो ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, इस q डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका भी 4/3 पाई r क्यूब, एरिया में टोटल चार्ज q है, एक में कितना होगा? q अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज होगा? q डैश, एंड इट वुड बी q अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब into 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, देन q डैश विल कम आउट टू बी q अपॉन में r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। ये मेरे पास चार्ज किसका आ गया? इसका। ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है। 5 रुपए में 4 चॉकलेट, तो एक में कितना? 4/5, दो में कितना? 4/5 इंटू 2। बच्चों वाली चीज है, हम बचपन में पढ़ा करते थे। इस q डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? k अपॉन में r स्क्वायर इंटू q अपॉन में r क्यूब इंटू r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? के क्यू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R क्यूब, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इस r पे, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, ये रेडियल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब तुम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और डायरेक्शन क्या होगी? वही रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, और रेडियली इनवर्ड अगर नेगेटिव चार्ज है। ये तुमको बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आ गया मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर। अब थोड़ी सी बातें ग्राफ की भी कर ले, इसको इरेज कर देते हैं। ये ग्लव्स बड़ी काम की चीज पहन ली मैंने वैसे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये डिस्टेंस R है,
अब यहाँ पे अंदर की बात करेंगे पहले, तो R को 0 पुट करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ये भी ध्यान रखना रिजल्ट। लेकिन जैसे जैसे तुम R को बढ़ाते जाओगे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लीनियर। कब तक, जब तक तुम सरफेस पे ना जाओ। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, राइट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन में R², राइट। उसके बाद जैसे तुम सरफेस के बाहर निकलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फंक्शन को होल्ड करेगा, राइट। KQ अपॉन में कैपिटल R² आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू R², राइट। तो ये फंक्शन तुम्हारा क्लियर हुआ। इसमें ग्राफ इस तरह का बनेगा, मतलब अंदर जो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ JEE मेंस में, नीट में कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ डायरेक्ट ग्राफ। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बनता है, वो भी पूछा हुआ है। वो क्या करते हैं, कभी चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। पता नहीं क्या मजा आता है उन लोगों को करके, लेकिन ये ग्राफ, ये जो ग्राफ मैं बता रहा हूं तुमको साथ साथ में, ये तुमको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अगर रहोगे तो एग्जाम में तुम्हारे क्लिक करेगा सीधा, नहीं तो वहां तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, राइट। थोड़ा गर्मी है आज गुवाहाटी में ज़्यादा, इसी कारण मैं वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे यहीं पे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि सर ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये बुरी लगी। लास्ट वीडियो में तुमने जिस तरह से मुझे रिस्पांस दिया बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं पूरा बूस्ट होके नेक्स्ट वीडियो के लिए आया था। तो हमारे पास अभी 2 ही ज्योमेट्री बची हैं, एक तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट और एक कंडक्टिंग प्लेट, वो हम अगली क्लास